दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एएस क्लासेस में। और दोस्तों आज हम सीखेंगे टेंस। ट्रांसलेशन के अंतर्गत सीखेंगे टेंस यानी काल। दोस्तों ये जो काल होते हैं, कुछ लोग उसको केवल काल यानी समय मानते हैं, लेकिन काल टेंस का मतलब यानी काल का मतलब केवल समय नहीं होता है। टेंस के अंतर्गत काल यानी समय और कार्य दोनों आते हैं। समय और काम यानी कार्य दोनों को मिलाकर तब ये बनता है टेंस। और दोस्तों इसके तीन रूप होते हैं। टेंस के तीन रूप होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। इसके तीन रूप होते हैं। तो जो कार्य अभी वर्तमान में होता हो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, और जो कार्य बीते हुए समय में हुआ हो यानी भूतकाल उसे हम भूतकाल कहते हैं, पास्ट टेंस। और जो कार्य भविष्य में होगा उस टेंस को हम भविष्यकाल कहते हैं। और दोस्तों इन सब के यानी तीनों कालों के चार चार भाग होते हैं, यानी कि प्रेजेंट के चार, पास्ट के चार और फ्यूचर के चार चार भाग होते हैं। नंबर 1 है इंडिफिनिट, दूसरा है कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अब हमें इनमें से प्रत्येक के आगे प्रेजेंट, प्रत्येक के आगे पास्ट और प्रत्येक के आगे फ्यूचर लगाना है। देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी प्रकार पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और इसी प्रकार फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस प्रकार ये कुल मिलाकर 12 टेंस होते हैं। आइए दोस्तों उसको प्रत्येक को अब विस्तार से समझते हैं। हमारा सबसे पहला है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को हिंदी में अनिश्चित वर्तमान काल भी कहते हैं। और अनिश्चित वर्तमान काल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें किसी भी कार्य होने का कोई निश्चित नहीं दिया होता है, निश्चित समय नहीं होता है। इसमें जो कार्य होता है वो अक्सर होने वाले कार्य को ये टेंस दर्शाता है। जो कार्य अक्सर होता रहता है या एक प्रकार से हैबिचुअल कह सकते हैं, जो रेगुलर होता रहता है उसे कहते हैं। तो इसके कार्य की ना तो कोई शुरुआत होती है और ना तो कोई प्रोसेस होती है और ना तो कोई अंत होता है, इसलिए इसको हम अनिश्चित कहते हैं। अनिश्चित वर्तमान काल यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब दोस्तों इसकी पहचान देखते हैं। इसकी पहचान है, इन वाक्यों के क्रिया शब्द के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हो आदि शब्द आते हैं क्रिया शब्द के अंत में। जैसे कोई वाक्य हम ले लेते हैं कि वह स्कूल जाता है। अब जाने का कार्य हो रहा है इसमें, तो क्रिया हमारी गो होगी। अब यानी जाने का, तो जाता है। अब इसमें ता है आया है, या फिर खाता है, सोता है, ये सब जो कार्य होते हैं इनके अंत में ता है आए तो उसे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट कहते हैं। यही दोस्तों इसकी मेन पहचान होती है कि इसके क्रिया शब्द के अंत में ता है, ती है, तय हो और ता हूँ आदि शब्द आते हैं। दोस्तों इसका हम अफर्मेटिव का रूल देख लेते हैं। तो इसमें रूल नंबर 1 है, एक वचनकर्ता के साथ यानी सिंगुलर सब्जेक्ट ऊपर दे रखा है सिंगुलर, तो एक वचनकर्ता के साथ क्रिया की यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। दूसरा रूल हमारा है कि बहुवचनकर्ता के साथ यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और हमने दोस्तों इसका फार्मूला भी दिया है साथ साथ में। अब फार्मूला कैसे कैसे कहाँ पर क्या क्या लगाना है, तो सबसे पहले इसका फार्मूला है अफर्मेटिव का। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है हमको, सब्जेक्ट प्लस B1 या B5। B1 से मतलब है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, अब B5 से मतलब है
क्रिया की 4 फॉर्में होती हैं, सबको पता होगा। क्रिया की 4 फॉर्म होती हैं, एक फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म होती है। और ये जो क्रिया के अंत में एस या ई एस लगता है, इसी को हम फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस B1 या B5 लगाना है, यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या क्रिया की फिफ्थ फॉर्म लगानी है, और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। अगर कोई दूसरा शब्द आता भी है तो उसको हम अदर वर्ड कहते हैं और उसको हम बाद में लगाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हम ये रहा इसका फार्मूला। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है कि वह अपना पाठ याद करता है। अब देखना दोस्तों, ध्यान से देखना, इसके अपना पाठ याद करता है। अब याद करता है, ये कार्य इसमें हो रहा है, तो ये यही क्रिया शब्द है, तो इसी के अंत में ता है आया है। तो यही इसकी मेन पहचान होती है कि जो वाक्य का क्रिया शब्द होता है उसी के अंत में ता है आता है। तो वह पाठ याद करता है। अब चूँकि अब देखो इसमें हमारा जो करता है यानी सब्जेक्ट है वो हमारा एक वचन है। अब सब्जेक्ट को हम पहचाने कैसे? तो जो हमारा क्रिया होती है उसी में हम लगाते हैं कौन। जो हमारी क्रिया होती है उसमें हम कौन लगा देंगे तो हमारा सब्जेक्ट निकल आता है। अब कौन याद करता है? वह। तो हमारा इसमें कर्ता हमारा जो है कौन है? वह। तो ही लर्न्स हिज लेसन, वह अपना पाठ याद करता है। तो ही मीन्स वह, लर्न्स मीन्स याद करता है। चूँकि वह एक वचन है इसलिए यहाँ पर क्रिया की जो क्रिया क्या हमारी होती है लर्न, और लर्न इसलिए इसमें एस जोड़ दिया गया है। तो ही लर्न्स हिज लेसन, वह अपना पाठ याद करता है। ऐसी दूसरा हमारा एग्जाम्पल है कि वे मैदान में खेलते हैं। तो दे प्ले इन द फील्ड। अब इसमें वे, इसमें हमारा जो करता है सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, तो उसकी अंग्रेजी वे की दे होती है, और दे प्ले। अब इसमें जो क्रिया की हमारी फर्स्ट फॉर्म ही लगाई गई है, क्योंकि जो हमारा कर्ता बहुवचन है इसलिए यहाँ पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई गई है। तो दे प्ले इन द फील्ड, वे मैदान में खेलते हैं। और दोस्तों इसका नेगेटिव देख लेते हैं। तो नेगेटिव में रूल नंबर 1 है कि एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट लगाते हैं, तथा क्रिया की यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। दोस्तों ये डू नॉट या डू या डज, इसमें सहायक क्रिया होती है यानी हेल्पिंग वर्ब होती है। अब नेगेटिव है चूँकि नॉट लगता है, तो इसलिए डू नॉट या डज नॉट इसमें लगाया जाता है नेगेटिव में। तो एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट लगाते हैं तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। दूसरा इसमें रूल है, यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आए, मतलब जब नहीं आए तो डू नॉट या डज नॉट लगाना है, लेकिन कभी नहीं, यदि कभी नहीं शब्द आए वाक्य में तो उसके लिए हम नेवर लगाकर फिर कर्ता के अनुसार वर्ब की V1 या B5 लगाते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। पहला एग्जांपल है, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। तो मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ, आई डू नॉट लर्न माई लेसन। अब जो आई है, आई माने मैं, वैसे तो आई माने मैं एक वचन है, लेकिन आई हमेशा बहुवचन में लगाई जाती है। केवल पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें आई के साथ बाद लगता है, और वैसे हमेशा आई बहुवचन में मानी जाती है। तो इसलिए यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग हुआ है। तो मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ, तो आई डू नॉट लर्न माई लेसन। वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो दे नेवर टेल ए लाई, वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट और प्लस B1। B1 से मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट। यदि कोई आता है तो अदर वर्ड भी इसमें लगा देते हैं बाद में। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, तो इसका रूल पहला देख लेते हैं। जिन प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या सबसे पहले आए, हिंदी वाले वाक्यों में, तो जिन प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या सबसे पहले आए
तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब डू या डज कर्ता के पहले लगाते हैं। यानी हिंदी वाले वाक्यों में अगर क्या सबसे पहले आता है, तो जब हम अंग्रेजी में वाक्य बनाएंगे इसको, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, उसको हम सबसे पहले लगाते हैं, यानी कर्ता से पहले लगाते हैं। कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार से मतलब है कि कर्ता हमारा एक वचन है तो डज लगाएंगे, कर्ता बहुवचन है तो डू लगाएंगे सबसे पहले, तथा क्रिया की और फिर कर्ता लगाकर, डू या डज के बाद कर्ता लगाकर और तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फिर से देखते हैं रूल नंबर 1, जिन प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या सबसे पहले आए तो, यानी हिंदी वाले वाक्यों में, तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज कर्ता से पहले लगाते हैं, फिर कर्ता लगाते हैं और तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और ऐसे प्रश्नों को यस नो टाइप यानी हाँ और ना वाले प्रश्न भी वाक्य भी कहा जाता है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले डू या डज तथा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। दूसरा हमारा रूल है इसमें कि जिन प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्न सूचक शब्द, अब प्रश्न सूचक शब्द कौन कौन से होते हैं पता ही होगा आपको, जैसे क्या है, क्यों है, कब है, कैसे है, कहाँ, कितना, कौन सा, ये सब हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो जिन प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्न सूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि वाक्य के बीच में हो, तो यदि ये शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं। फिर कर्ता के अनुसार हमें डू या डज लगाते हैं, कर्ता एक वचन है तो डज और कर्ता बहुवचन है तो डू लगाते हैं, और फिर कर्ता लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसका फार्मूला देखेंगे दोस्तों अभी। और इसका तीसरा रूल जो है रूल नंबर 3, यदि वाक्य में कितना, कितने, कौन सा शब्द आते हैं, यदि वाक्य में कितना, कितने, कौन सा शब्द आते हैं तो उनके साथ उनसे संबंधित नाउन भी लगाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर जैसे उसने वह कौन सी किताब पसंद करता है, अगर ये शब्द आता है तो एक जो किताब है, जो नाउन है, वो उसके साथ में भी साथ में ही आ जाती है, कौन सी किताब। तो इसके लिए जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनके साथ साथ में जो नाउन आती है वो नाउन भी साथ में लगा देते हैं। इसका आगे एग्जाम्पल के द्वारा हम इसके चारों एग्जाम्पल समझाएंगे, चारों रूलों के चारों एग्जाम्पल समझाएंगे। देखते हैं आगे चौथा रूल। हमारा चौथा रूल है, यदि वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे कौन यानी हु कर्ता का कार्य कर रहा हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी हु लगाते हैं, फिर कर्ता के अनुसार B1 यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या B5 क्रिया की फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। इसमें डू या डज का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कि कल बाजार कौन गया, या कल स्कूल कौन गया, या घर पर कल कौन आया। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं कौन, इनमें जो कौन है, कौन वो स्वयं कर्ता का कार्य करता है। तो इस प्रकार के वाक्यों में डू या डज का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि अफर्मेटिव की तरह B1 या B5 क्रिया की हम लगाते हैं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। इसमें कर्ता के अनुसार लगाते हैं, क्योंकि कर्ता हमारा, अगर कर्ता हमारा बहुवचन है कौन तो हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और कर्ता यदि कर्ता हमारा एक वचन है कौन तो उसके लिए हम B5 लगाते हैं। अब दोस्तों इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला रूल था उसी का पहला एग्जाम्पल है, जिसमें क्या, क्यों जिसमें क्या सबसे पहले आता है। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है, क्या वह किताब पढ़ता है। तो इसमें कर्ता हमारा वह यानी कि एक वचन है, तो इसलिए हम सहायक क्रिया इसके लिए डज लगाते हैं। अब वो सबसे पहले लगाते हैं।
हमारे एग्जाम्पल में भी जो रूल थे हमारे रूल में भी दिया था। तो डज ही रीड द बुक, क्या वह किताब पढ़ता है। और अंत में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं क्योंकि यही हमारी वाक्य हमारा प्रश्नवाचक है, उसकी यही मेन पहचान होती है। तो डज ही रीड द बुक, क्या वह किताब पढ़ता है। इसमें हमारा कर्ता एक वचन है इसलिए यहाँ पर डज का प्रयोग हुआ है। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है वे स्कूल कब जाते हैं। इसमें थोड़ी सी ये मिस्टेक हुई है, जाते हैं। तो वे स्कूल कब जाते हैं, इसमें भेन डू दे गो टू स्कूल, भेन डू दे गो टू स्कूल, वे स्कूल कब जाते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है वो है जिसमें क्या क्यों कब कैसे वाक्य के बीच में आते हैं। अब इसमें गौर कीजिएगा कि इसमें जो कब आया है ये सब प्रश्न सूचक शब्द हैं, ये इनको अंग्रेजी में क्वेश्चन वर्ड भी कहता है। तो कब, इसलिए हम कब की अंग्रेजी हमने सबसे पहले लगाई है। तो भेन, कब की स्पेलिंग सबसे पहले भेन, उसके बाद सहायक हमारी डू। अब डू चूँकि करता हमारा बहुवचन है दे, इसलिए हमने सहायक यहाँ पर डू लगाई है। तो भेन डू दे गो टू स्कूल, वे स्कूल कब जाते हैं। तीसरा वाक्य है, तीसरा रूल था हमारा कि यदि वाक्य में कौन सा या कौन सी या कितना ये जो शब्द आते हैं तो उनके साथ में हम जो उनसे संबंधित नाउन होता है नाउन भी साथ में ही लगाते हैं। जैसे वाक्य में दिया हुआ है कि तुम कौन सी किताब चाहते हो, तो इसमें जो हमारे कर्ता बुक है वो साथ में ही आ गया है। इसमें विच बुक डू यू वांट, इसमें जो तीसरा एग्जाम्पल है तुम कौन सी किताब चाहते हो। तो बताया था तीसरे रूल में कि जब कौन सी या कितना या कितनी शब्द आए तो वाक्य में, तो उनसे संबंधित जो नाउन होते हैं वो भी साथ में ही आते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि विच बुक डू यू वांट। अब कौन सी के लिए विच का प्रयोग हुआ है और कौन सी किताब, इसका पूरे को उठाकर रख दिया गया है सबसे पहले। विच बुक मतलब कौन सी किताब, अब सहायक क्रिया डू, उसके बाद कर्ता यू और उसके बाद चाहते की अंग्रेजी वांट। तो विच बुक डू यू वांट, अब वांट मीन्स चाहते, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई है क्योंकि कर्ता हमारा यू जो है वो बहुवचन है। तो विच बुक डू यू वांट, तुम कौन सी किताब चाहते हो। चौथा हमारा रूल है, अभी चौथा जो हमारा एग्जाम्पल है वो भी चौथा रूल जो बताया था, यदि वाक्य में कोई कौन शब्द आया हो तो उसी का ये चौथा रूल है हमारा। चौथा हमारा जो एग्जाम्पल है, अभी जो चौथा रूल बताया था यदि वाक्य में कौन शब्द आए तो उसी का हमारा ये चौथा एग्जाम्पल है कि तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है। अब कौन आता है तो इसमें हमारा जो कर्ता है, कर्ता का कार्य कौन कर रहा है, कौन आता है, यही हमारा कर्ता है इसमें। तो बताया था ऊपर रूल में लिखा हुआ है कि इसमें जो सहायक क्रिया होती है डू डज वो नहीं आती है, इसको हम एफर्मेटिव के रूल के अनुसार ही बनाते हैं। तो तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, हु कम्स टू योर हाउस डेली। अब यहाँ पर हु को हमने एक वचन माना है, अगर हम हु को हम बहुवचन मानते तब तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन कौन आते हैं, तो इसलिए तो यहाँ पर हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब चूंकि हमने यहाँ पर हु को एक वचन माना है कि तो इसलिए यहाँ पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाया है, यानी कि क्रिया की फिफ्थ फॉर्म लगाई है। तो हु कम्स टू योर हाउस, हु माने कौन,
कम्स मीन्स आता है, टू योर हाउस माने तुम्हारे घर कौन आता है, और प्रतिदिन या रोज़ के लिए डेली का प्रयोग करते हैं। तो हु कम्स योर हाउस डेली, तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है। इस प्रकार दोस्तों हमारे ये चारों रूल के चारों एग्जाम्पल हुए। ये आगे देखते हैं दोस्तों। नोट देखते हैं, नोट में क्या है। नोट इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर नेगेटिव भी है, यदि कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी है तो कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं, तथा कौन शब्द वाले वाक्य में भी डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। हाँ, इसमें ये बताया है कि अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो साथ साथ में नेगेटिव भी हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो हम जो नॉट है वो हम कर्ता के बाद लगाते हैं। और कौन वाला अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग कर्ता के अनुसार करते हैं। इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तुम रोज़ स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो तुम रोज़ स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो सबसे पहले हमारा इसमें जो क्वेश्चन वर्ड क्यों है उसकी अंग्रेजी हमने लगाई है वाई। तो वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल डेली। तो वाई डू, अब वाई सबसे पहले, उसके बाद साक्रिया हमारी डू आया है क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन है यू, इसलिए साक्रिया डू, उसके बाद कर्ता, उसके बाद कर्ता के बाद नॉट लगाया है। तो नॉट हमेशा हम कर्ता के बाद लगाते हैं। तो वाई डू यू नॉट, फिर मेन वर्ब हमारी जो मेन वर्ब है गो, उसके बाद टू स्कूल। तो वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल डेली, तुम रोज़ स्कूल क्यों नहीं जाते हो। अगला एग्जाम्पल हमारा हु वाला है कि हु आया हो वाक्य में, यानी कौन आया हो, उसके साथ वो नेगेटिव भी हो, तो उसके लिए हमारा एग्जाम्पल है ये छठा, बाजार कौन नहीं जाता है। तो बाजार कौन नहीं जाता है, तो हु डज नॉट, इसमें डज नॉट का प्रयोग हुआ है क्योंकि नेगेटिव वाला वाक्य है ये। तो हु डज नॉट, अब हु हमारा एक वचन है इसलिए यहाँ पर डज नॉट लगाया है। अगर हु हमारा यहाँ पर बहुवचन में आता तो उसके लिए हम डू नॉट का प्रयोग करते। तो हु डज नॉट गो टू मार्केट, कौन बाजार नहीं जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो पूर्ण हुआ। और सभी टेंस और ग्रामर की या ट्रांसलेशन की संपूर्ण तैयारी के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।